पागल हो गई थी एक तरह से, मतलब आप इतना रात दिन पढ़ रहे हो। मेरे घर पे मेरे भाई की बेटी है, उतनी सी आई थी, वो कब 1 डेढ़ साल की हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस दिन, तो चलो मैं रोई और उसके दूसरे दिन वापस आरजेएस, मैंने कहा मेरे को जेलो बनना ही नहीं था, मैं तो आरजेएस ही बनना है, बड़ा करना है कुछ। बट जब मार्क्स आए ना, जब मार्क्स आते हैं थोड़े दिन बाद में शो हुआ, मैंने कहा मेरे इतने अच्छे मार्क्स मेरे को इन्होंने दिए नहीं। उस दिन मुझे बहुत दुःख हुआ। मैंने मम्मा को और मैंने बोला, मेरे पूरे घर में दुःख हुआ। मैंने कहा देखा मेरी किस्मत इस खराब है, मेरी मेहनत खराब नहीं है। मेरे पापा की डेथ के विथिन 2 मंथ में जयपुर गई और मन नहीं लगता था और कुछ समझ में भी नहीं आता था। बट उनसे प्रॉमिस भी था ना कि मुझे करना ही है। अगर उन्होंने बोला कि पनिशमेंट लिखो, तो आप पनिशमेंट ही लिखो, ज़्यादा मत लिखो। ओवर स्मार्टनेस आपको मरवाती है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कहीं ये भी है कि इतना सपोर्ट नहीं था, ठीक है मम्मा मेरी सपोर्टिव थी, बस इतना तक, दूर तक। बट एक वो होता है ना, फेल हो गई, तो अब पीछे से थपथपाने वाला हो, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम, ऐसा कोई नहीं था। तो वो छत पे जाके रोना, रात-रात रोना, वो मैंने अकेले फेस किया। मैं तो बार-बार मम्मा से पिंच करा रही हूँ, एक बार करो तो सही कि सच में जज बन गई क्या? बोले नहीं, नहीं बन गई। हाँ, ऐसा हाँ। यकीन नहीं होता ना, आप मतलब रोज़ रात को मैं सोती ना, मैं सोचती कि सेम वही लाइफ, वही सुबह उठना है, वही पढ़ना है, यही करना है। पर उस दिन कुछ नया था कि आज मेरी लाइफ चेंज हुई है, आज मैं कायनात से आरजेस कायनात बन गई हूँ। मुझे खुद को नहीं पता, पर हमेशा मेरे पापा को बोलती थी कि मुझे जज बनना है, तो पापा ने भी सोचा कि चलो मेरी बेटी को जज बनाएँ, पर हम दोनों को नहीं पता था कि जज कैसे बनते हैं। न्यायाधीश बनने का सपना उस उम्र में देख लिया था जब ये भी नहीं जानते थे कि न्यायाधीश बनते कैसे हैं। यह सपना इनका था, लेकिन इसको पूरा करने का जिम्मा इनके पिता ने अपने कंधों पर उठा रखा था। पिता ने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया तो बेटी ने उस रास्ते की यात्रा शुरू कर दी। पिता को बेटी की मेहनत पर विश्वास था, तो वहीं बेटी को पिता के मजबूत कंधों पर। सब कुछ इतना बेहतरीन चल रहा था कि धुंधली ही सही पर मंजिल नजर आने लगी थी। पर सब कुछ इतना आसानी से हो जाए, ये कैसे संभव था? साये की तरह दिन रात साथ रहे पिताजी को 2017 में अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया और वो कोमा में चले गए। एक दिन जब इन्होंने अपने पिताजी के पास जाकर कहा कि आप चिंता ना करो, ठीक हो जाओ, मैं जज बन जाऊंगी, सुनते ही पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का इसके अलावा कोई जरिया भी नहीं था उनके पास। थोड़े समय बाद पिताजी चल बसे। अब यात्रा अकेले ही तय करनी थी। अपनी कमजोरियों पर काम किया, मेहनत को दोगुना किया, खुद को इतना फोकस किया कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। दिन रात एक कर दिया, जबरदस्त तैयारी की और आरजेएस की 2021 भर्ती परीक्षा में पहली बार बैठी। लेकिन मंजिल को इस प्रतिभा का इम्तिहान लेना अभी और बाकी था। थोड़ी डिप्रेस्ड हुई, लेकिन फिर से वही रास्ते इख्तियार कर लिए और 2024 की भर्ती परीक्षा में 97 रैंक के साथ सेलेक्ट हो गई। अब कई साल पहले लिए सपने को जी रही थी, क्योंकि उनके नाम के आगे न्यायाधीश जुड़ चुका था। बेशक पिताजी के दिखाए रास्ते की यात्रा कठिन थी, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत थी। आज हमारे साथ है आरजेएस कायनात शेख। हम इनसे जानेंगे न्यायाधीश बनने तक की यात्रा के बारे में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। कायनात टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपकी रैंक आई है 97। जी सर। जज बन गए आप। जी सर। बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। कब सोचा कि मुझे जज बनना है? सर बचपन से। बचपन कब? मुझे खुद को नहीं पता, पर हमेशा मेरे पापा को बोलती थी कि मुझे जज बनना है, तो पापा ने भी सोचा कि चलो मेरी बेटी को जज बनाएँ, पर हम दोनों को नहीं पता था कि जज कैसे बनते हैं। जोधपुर से रहती हूँ मैं, तो वहाँ एनएलयू है। मुझे नहीं पता था इसके लिए एग्ज़ाम देना होता है, बट मैं वहाँ जाती थी, पापा को बोलती थी इसमें मेरा एडमिशन करवा देना ना। पापा बोलते थे ठीक है, पर हम दोनों को ही नहीं आइडिया था कि कैसे करते हैं। फिर ठीक है चलो, मतलब 12 होने के बाद मैंने बीए करने का सोचा। बीए एलएलबी में मेरा एडमिशन हुआ था, पर कुछ परिस्थिति थी फ़ीस की, और तो मैंने सोचा कि बाद में करूँगी। कहाँ, एनएलयू में हो गया था? नहीं, नहीं, मेरा बीए एलएलबी जयनारायण व्यास में, उसमें भी मेरी फर्स्ट मतलब रैंक में थी, उसमें भी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा।
तो और फर्स्ट सेमेस्टर की ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थी मेरे लेवल में, क्योंकि मेरे पापा की इतनी सैलरी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ड्रॉप करके बीए कर लेते हैं। तो फिर बीए करने के बाद फिर मेरे मेरे मार्क्स अच्छे थे ज्योग्राफी में, तो मुझे कई यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आया था और सर ने मेरा, जैसे मैं ऐश्वर्या कॉलेज से पढ़ी हुई थी, प्राइवेट कॉलेज से, तो उन्होंने मेरा नाम भेजा था। तो मैंने पापा को बोला मैं वहाँ जाती हूँ। पापा ने बोला नहीं, तुमने बोला था एलएलबी करनी है। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने एलएलबी का फॉर्म फिल किया और मेरा नंबर आया। फिर एलएलबी की। फिर है ना फिर मेरे पापा की डेथ हो गई 17 में, ओह! कि अब तो मुझे किसी भी हालत में एडजस्ट तो करना ही है। मेरे पापा की डेथ के विथिन 2 मंथ में जयपुर गई और मन नहीं लगता था और कुछ समझ में भी नहीं आता था। बट उनसे प्रॉमिस भी था ना कि मुझे करना ही है। आफ्टर देन मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया। मुझे नहीं समझ में आता था बैरेक्स क्या होती है, बट मैंने स्वास्तिक से पढ़ रखा है, स्वास्तिक लॉ अकेडमी। सर बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने बताया, जो भी पढ़ाया। ऐसे करके पढ़ती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई। उस समय मेरी एज भी नहीं थी, काफ़ी कम थी। उसके बाद धीरे-धीरे स्टार्ट किया और फिर मैंने कोविड के बाद वाला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ। तो मेरे को डिप्रेशन होने लग गया। लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था, क्योंकि मैं पूरे-पूरे दिन सिर्फ़ पढ़ती रहती थी। घर पे भी नहीं, लाइब्रेरी में। तो मम्मा ने बोला कि बाहर भी निकला कर। एक समय था कि मैं बहुत घूमती थी, एकदम बहुत सारे दोस्त थे। और एक समय आया कि बिल्कुल पढ़ाई में ही फ़ोकस। घर वाले बोलते थे थोड़ा बाहर निकलो। फिर ऐसे करके नहीं हुआ, तो मेरे को ऐसा डिप्रेशन होने लगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी एंड जस्ट इस बार अटेम्प्ट दिया। डर तो लग रहा था, बट वो कहते हैं ना, हो गया। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन के बाद ये हुआ कि ज्योग्राफी में मास्टर्स कर लो, इसके लिए ऑफ़र आया आपके पास? जी। पर सपना पापा का था कि जज बनना है। हुँ। कोई भोपाल में कोई यूनिवर्सिटी थी, हाँ, वहाँ से आया था, क्योंकि मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे ज्योग्राफी में, तो मेरे सर ने मेरा एक कोई फ्रेंड था, उनका नाम दिया था। फिर उससे कुछ अच्छी प्राइवेट जॉब भी लगती है, कुछ साइंटिस्ट टाइप का बता रहे थे, जैसे ज्योग्राफी से होता है ना काजरी-वाजरी में। तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों का हो सकता है, ट्राई करो। और मैंने बोला नहीं, मैंने तो उसको छोड़ दिया था। मैंने बोला मुझे तो एलएलबी करना। अब जैसे मेरे कॉलेज वाले जो टीचर्स, उनका भी मेरे को फ़ोन आया था। बीए वाले मेरे काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि मैं क्लास में टॉपर भी थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी रह चुकी हूँ, तो सब मुझे जानते हैं। तो फिर मुझे सर ने मुझे फ़ोन किया, बोले हमें तो पता भी नहीं था तू एलएलबी कर रही है। और बहुत खुश हुए, ऐसे उनको पता चला था। हुँ। बोले कोई बात नहीं बेटा, टाइम लगा कि हमने देखो कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, ना व्हाट्सएप पे ढूँढा, फेसबुक पे ढूँढा, इंस्टा पे। मैंने कहा सर मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। मेरे पास तो फ़ोन था नॉर्मल सा, जिसमें मैं एक यूट्यूब ज़रूर देखती थी, वो भी करंट अफेयर्स वगैरह के लिए। आपकी 2015 में बीए हुई। ज्योग्राफी में एमए करने की बात आई तो पापा ने भी कहा नहीं तेरे को तो जज बनना था। हुँ। यानी आपको जज बनना है हाँ। तो आपको तो एलएलबी करनी चाहिए। जी। एलएलबी जोधपुर में ही करी? जी। कौन से कॉलेज से? सर जयनारायण व्यास से। अच्छा, एलएलबी का स्कोर क्या रहा था? सर मेरे 61 थे, फर्स्ट तीनों को डिवीज़न। मिला करके। हाँ। और बीए में आप कॉलेज टॉपर थी? हाँ, वो कॉलेज टॉपर। और स्कूलिंग कहाँ हुई? सर स्कूलिंग मेरी वहीं हुई थी, घर के उधर ही है प्रतिभा पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी वहाँ पे हुई थी। उससे पहले मैंने अग्रवाल जमुना देवी से भी पढ़ा है। तो 12th में भी ठीक मार्क्स थे, उसके बाद कॉलेज में मैं पढ़ती ज़्यादा नहीं थी, बस मैं थोड़ा लिमिटेड पढ़ती थी। मुझे भी नहीं पता मैं कैसे टॉप कर लेती थी, क्या शायद जितना लिमिटेड पढ़ना होता है उतना पढ़ लेती थी। आज भी मेरे को मेरा एक सर है, वो मेरा एग्ज़ाम्पल देते हैं, क्योंकि मैं उनके पास गई थी, मैंने कहा सर मुझसे पॉलिटिकल नहीं पढ़ा जाता, मैं तो छोड़ रही हूँ। सर आज भी मेरा एग्ज़ाम्पल देते हैं, क्योंकि सबसे अच्छे मार्क्स मेरे पॉलिटिकल में आए थे और मैंने उसी कारण ही टॉप किया था। सर बोलते एक लड़की आई थी मेरे पास, मेरे को बोलती थी मेरे से पॉलिटिकल नहीं पढ़ा जाता, आज वो टॉपर है। तो ऐसी बहुत सारी थी कहाँ, एक्टिविटी ये में। स्कूल की बात है? नहीं, कॉलेज की बात है। अच्छा, हाँ। हमारा ना बीए में भी हमको बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जिसमें कॉलेज में पढ़ती थी ना प्राइवेट, रेगुलर जाती थी आप कॉलेज? रेगुलर। और हम पढ़ते भी थे और इसी बहाने हमने एक्टिविटी में परफॉर्मेंस वगैरह सब किया था, तो इस कारण मेरे को जब एनुअल फंक्शन हुआ तो मेरे को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी मिला, तो वो और थोड़ी फेमस हो गई थी उस समय। स्कूल में भी आप टॉप रहते थे? हाँ, ये 11-12 वाली में रही थी और अग्रवाल जमुना देवी में नहीं थी। हाँ। उसमें तो मुझे बहुत ही पीछे रख दिया था, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 9th क्लास में मेरे को सेकंड डिवीज़न में 3rd डिवीज़न पास किया जा रहा है। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया है? और हाँ। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने अभी तक सब में फर्स्ट डिवीज़न ही पास हुई हूँ। पर कुछ-कुछ होता है ना कि एकदम से कुछ होता है, मैं क्या बता सकती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता, वो शायद शैतान थी इसलिए,
किसी टीचर्स की नज़रों में भी आ जाते हैं ना, मैथ टीचर तो ऐसे भी हो सकता है। मैथ्स कमज़ोर थी आपकी? कमज़ोर तो नहीं थी, पर मुझे ज़्यादा डर लगता था। एक इंटरेस्टिंग नहीं होती ना कुछ चीज़ें, एक मन में डर बैठा दिया जाता है। अब जैसे मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, मेरे पापा ने मुझे बचपन से इंग्लिश मीडियम में डालने की कोशिश की, बचपन से। मतलब मुझे 5 से 7 बार ना चांसेस मिले कि मैं इंग्लिश में जाऊँ, इंग्लिश मीडियम। बट है ना, एक डर बैठ गया है। स्कूल में पढ़ते थे घर के पास में, तो उन्होंने डर, वो उनको खुद को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने डर बैठा दिया कि इंग्लिश तो बहुत टफ होती है। अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, सच बताऊँ। हिंदी मीडियम जाकर के? नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ के, क्योंकि अब जो हमारे माहौल बन चुका है, वह इंग्लिश में ही सब कुछ होता है। एक चीज़ ये भी है, लोगों की गलतफ़हमी होती है कि हम 3 पेपर अच्छे से कर लें, एक इंग्लिश का ही तो है, क्या हो गया? पर नहीं, आपको इंग्लिश भी बरोबर पढ़नी है। और यही गलतफ़हमी थी सबकी, मेरी तो बिल्कुल नहीं थी, मेरे को तो ऐसा था कि चारों ही पढ़ना है। पर एक समय में मेरे को इंग्लिश में बहुत डर लगता था, अब तो हालाँकि इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। अच्छा, ये एग्ज़ाम आपने हिंदी मीडियम से दिया? जी। इंग्लिश में नंबर कितने आए फिर? सर, इस बार मेरे को 10 मार्क्स दिए। नंबर तो अच्छे हैं, मतलब एवरेज नंबर कह सकते हैं। हाँ, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको 4-5 नंबर भी मिले हैं, वो भी पिछली आरजेएस बने हैं। पिछली बार तो मेरे काफ़ी अच्छे थे, 23-4 थे। अच्छा, और अ, इस बार एवरेज कम नंबर आए हैं हुँ, सभी के। और हिंदी में क्या स्कोर था इस बार? सर हिंदी में मेरे को 24, हिंदी में मेरे कम थे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इंग्लिश की थी। अंग्रेजी के लिए आपने प्रैक्टिस करी। क्या प्रैक्टिस किया? कैसे किया आपने? सर प्रैक्टिस के लिए ये है कि मेरा डेली का था कि मुझे इंग्लिश में कुछ भी लिखना है, रोज़ाना? रोज़। मैंने इतनी रफ़ कॉपियाँ भरी है, मुझे खुद को भी नहीं पता है। और इंग्लिश तो इतनी अच्छी लगने लग गई थी ना, एक तरह से बहुत पढ़ के बोर हो गए ना, चलो इंग्लिश में कुछ लिखते, ऐसे लिखती थी मैं, फालतू की बातें नहीं लिखती थी। जैसे कुछ ऐसी जो मेरे इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक रैंडमली ऐसे टॉपिक उठा लिया, जैसे मैंने वुमन एम्पावरमेंट उठा लिया, तो मैं लिख रही हूँ उसको। ऐसे करके मेरे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर मैं किसी वर्ड में अटक जाती तो ना, मैं गूगल कर लेती थी। इसको इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वो बता दिया, वो प्रैक्टिस हो गई। ऐसे कर के काफ़ी प्रैक्टिस होने लगी। अभी भी मैं टाइपिंग में ना, मेरे से मिस्टेक हो जाती है, पर लिखती हूँ, अपना आप निकलते हैं लिखने से वर्ड्स। और हिंदी के लिए क्या किया? हिंदी में भी सेम यही रहता था, पर हिंदी में ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करती थी मैं, वीक में 1-2 बार। अच्छा, इंग्लिश के लिए आपने कोई बुक प्रेफ़र करी? किसी राइटर की भई कौन से ऐसे लिखें, कैसे लिखें? नहीं, मैंने ना टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। किसकी? मैंने सबसे पहले मैंने प्रज्ञा की थी, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, तो उसमें मेरे को पता चल रहा था कि मेरे गलत हो रहा है। मैंने किसी के ऐसे नहीं पढ़े, क्योंकि सबके ऐसे अलग-अलग होते हैं। हुँ, कोई कैसे लिखना चाहता है। फिर मैंने ना यूपीएससी वाले जो बच्चों के जो होते हैं ना, उनके देखे थे। तो वो बताते हैं कि कैसे ऐसे बनाते हैं। तो मैंने उनको देख-देख के इम्प्रूवमेंट किया। ऐसे करके मैंने धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट किया। डायरेक्ट नहीं होता वो, कि आपने किसी का पढ़ लिया और आपने रट लिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस दिन एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना, उस दिन अलग ही थॉट्स निकल रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको ये है कि प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आप कुछ भी लिख के आ सकते हो। कुछ भी का मतलब, आप एग्ज़ाम से जो भी टॉपिक आया उससे रिलेटेड। हिंदी के लिए भी आपने यही किया? यही किया। हाँ, मेरे पास एक ऐसे कि मैंने खुद ने एक कॉपी बनाई थी, उसमें मैंने एक इंडेक्स बना दिया और टॉपिक नाम लिख देती थी, और उसमें मैं कंटेंट लिखती थी। 2-3 की कोटेशन हो गया, किसी अच्छे जज ने कुछ बोला है, और इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सॉल्यूशंस, और उसके अलावा करंट, कुछ ऐसी ट्रिगर पॉइंट्स, कुछ केस लॉज़, ऐसे करके मैंने बहुत बना लिए। अब मेरे पास कंटेंट हो गया, अब मुझे सिर्फ़ लिखना है। ये चीज़ें आप लिखोगे ना, तो आपके वो हो जाता है, मतलब ऐसे बनाना भी आ जाता है, और आपके मन में कहीं न कहीं होता है। काफ़ी अभी ऐसे आए थे ना, तो मैंने ऐसे ही सबको मिला के एक बना के आई थी, तो शायद उसी से मार्क्स आए। क्रिमिनल पेपर के लिए स्पेशली क्या किया? बैरेक्टर पे फ़ोक कमांड थी मेरी। उसके अलावा मैंने बैरेक्ट के साथ-साथ बुक्स भी पढ़ी। एक परीक्षा मंथन आती है हिंदी मीडियम के लिए, छोटी-सी गाइड आती है, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। उसको पढ़ती गई, और हमारे पास काफ़ी टाइम था इस बार, तो मैंने बहुत अच्छे से बुक्स पढ़ी है। एक-एक सेक्शन में अच्छे से पढ़ा, और मैंने एक चीज़ को भी नहीं छोड़ा है, मैंने हर सेक्शन को पढ़ा है। चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, मैंने हर चीज़ को पढ़ा है। और लोग बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, इसको पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़ना है। जितने सेक्शन हैं आपको वो सब पता होने अच्छा, चाहिए। सारे इम्पोर्टेंट हैं। सारे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया ना, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा प्री में, इन्होंने पीछे वाले, जैसे सिविल में पीछे वाले ऑर्डर्स पूछे थे, जो मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं। ये चीज़ है, तो क्या हमको ना सब कुछ पढ़ना है। और माइनर के लिए क्या किया? माइनर के लिए तो सिर्फ डायरेक्ट,
बैट के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, बस तो वही। शेड्यूल बनाया माइनर के लिए भी? मैं रोज़ अपना एक शेड्यूल बना हुआ था, सिविल जैसे सीपीसी और सीआरपीसी मेरा डेली पढ़ना होता था। चाहे मैं 1 चैप्टर पढूँ, चाहे 2 चैप्टर पढूँ। और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश डेली है। उसके अलावा एक कोई भी मेजर लॉ होता था, 2 मेजर लॉ होते थे और 1 माइनर लॉ होता था। इनका मैं पूरा 1 वीक का चार्ट बनाती थी, फिर संडे को पूरा रिवीज़न करती थी। ऐसे करके मैं रोज़ रिवीज़न करती थी, मतलब अनलिमिटेड वर्ड पढ़ा है मैंने। अच्छा, ये कितना समय चला? ये जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 2018 से आप कंटिन्यू लगे रही। हाँ। आपने उसके बाद में केवल 21 दिया और 21 के बाद में हुँ, आपने सीधा 23 दिया। हुँ। मेंस लिखा आपने 21 में? जी, मेंस लिखा था, थोड़े मार्क्स कम थे और हिंदी इंग्लिश में काफ़ी अच्छे थे। सिविल में एक्चुअली ये हुआ था, मैं आपने जैसे बताया प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैंने की थी बहुत, पर क्या होता है एक शीट पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। हुँ। एक हम कॉपी पे करते हैं और एक शीट पे करते हैं। शीट पे क्या होता है क्वेश्चन होते हैं, आंसर्स होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने शीट पे प्रैक्टिस नहीं की थी, तो कहीं न कहीं वो मेरे को प्रॉब्लम दिया और मैं कुछ ज़्यादा ही उसको लेके एग्ज़ाम फ़ीवर जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा हो गया था। फ़ियर और ऐसा लग रहा था बस फ़ेल हो गई तो फ़ेल हो गई, तो ये वाली प्रॉब्लम थी। और जिस दिन एग्ज़ाम दिया उसी दिन मुझे पता चल गया था मैं फ़ेल हो ही जाऊँगी, मेंस भी क्लियर नहीं होएगा। उसी दिन से जबकि मैं थोड़े दिन पहले मम्मा को बोली थी शायद मेरा हो जाएगा, देखना मैं बन जाऊँगी और फिर नहीं हुआ ना, मैंने कहा नहीं होगा मेरा। जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे के लास्ट वाले दिन ही मेरे को पता चल गया था कि मेरा नहीं होगा, मेरे पेपर ईज़ी था पर मेरे मार्क्स नहीं आएँगे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आ गई थी और आपने क्वेश्चन छोड़े तो आपका सिलेक्शन बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, छूटने का कारण क्या था? राइटिंग प्रैक्टिस या कोई और कारण? सर एक्चुअली मेरी मिस्टेक ये थी कि मेरी आदत है पीछे से पेपर स्टार्ट करने की, तो मैंने जजमेंट को तो नहीं पढ़ा था हालाँकि, तो मैं पीछे से क्वेश्चन बिना पढ़े स्टार्ट हो गई लिखने, डिफरेंस पूछे थे उन्होंने और वो 3 लिखने थे और 6 मार्क्स का थे, मतलब 2-2 नंबर के थे और मैंने क्या किया पूरा पेपर भर के आ गई। 1 घंटा मेरा वहीं चला गया, मुझे लगा मैंने 6 क्वेश्चन कर लिए। ये बहुत मतलब साइको वाली गलती हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने बोला आपको एग्ज़ाम टेंशन और एक तो ये वाली गलती ने मेरा पेपर पूरा बिगाड़ दिया वहीं जाके। इसलिए मैंने ना क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो थे ना वो बहुत सारे छोड़ के आ गई। तो इतने ईज़ी एग्ज़ाम फ़ोबियो कह सकते हैं इसको। फ़ोबिया कह सकते हैं आप इसको, ईज़िली ये बात हुँ। है। एग्ज़ाम टेंशन, एग्ज़ाम फ़ोबिया, जो भी आप बोलो। तो इस बार आपने अपने आप को कैसे तैयार किया कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूँ? उसके लिए आपने कैसे फ्रेम तैयार किया? सर सबसे पहले तो मैंने मेंस के लिए ही प्रैक्टिस की थी। उसके लिए मैंने एक वॉच ले रखी थी, उसको मैं ऑन करती थी। मैं ढाई घंटे में पेपर करने की कोशिश करती थी विथ जजमेंट। मेरे को पता था कि 2 जजमेंट आएँगे और जैसे क्रिमिनल में तो चार्ज भी आता है, तो ये सब आपको करना है। और एक चीज़ मैंने ये नोट की, जितना पूछा उससे ज़्यादा मत लिखो। अगर आपने ज़्यादा लिखा ना आपका पेपर पक्का छूटेगा। अगर उन्होंने बोला कि पनिशमेंट लिखो, तो आप पनिशमेंट ही लिखो। ज़्यादा मत लिखो, ओवर स्मार्टनेस आपको मरवाती है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कहीं न कहीं ये चीज़ मैंने सीखी। मैंने एक चीज़ सोचा था कि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में गई, जब मैं बैठी, तब मैंने एक ही चीज़ सोचा था कि कायनात यही एग्ज़ाम है, इसी में देखो निकालना है, कुछ भी हो जाए, किसी को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। और एकदम मतलब रिलैक्स मूड पे, और मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी ना, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के प्रैक्टिस कर रही मतलब दे रही हूँ। ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस कर रही हूँ, इतनी प्रैक्टिस कर चुकी थी और वही हुआ, बेनिफिट हो गया मुझे, मतलब सिलेक्शन हो गया और मुझे ना 100 नहीं 200 पता था कि मेरा हो जाएगा, मेंस तो होगा और मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। ये भी पता था। बट ये था कि इंटरव्यू में थोड़ा-सा डर लग रहा था, क्योंकि मैंने जेलो दिया था तो उसमें अच्छा हुआ था मेरा जेलो, पर फिर भी मेरा जेलो में भी मैं इंटरव्यू के कारण ही रही थी। उन्होंने मेरे को 12 मार्क्स दिए थे और मेरे को कुछ पॉइंट्स चाहिए थे सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन के लिए, ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगने लगा कि इंटरव्यू में क्यों, इंटरव्यू को कहते हैं कि नॉर्मल चीज़ें पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। 21 में जब आरजेएस में मेंस क्लियर नहीं हुआ तब ज़्यादा डिमोटिवेट हुए या जेएलओ में सिलेक्शन नहीं हुआ तब ज़्यादा डिमोटिवेट हुए? सर आरजेएस में, अच्छा, क्योंकि जेएलओ के समय नहीं हुए? सर मुझे आरजेस ही बनना था और उसमें उसने तो मैंने इतना प्यार किया था ना, मतलब मेरे को वो वर्ड भी नहीं बोला जाता कि मैं इतनी रोई थी, मैं पागल हो गई थी एक तरह से। मतलब आप इतना रात दिन पढ़ रहे हो, मेरे घर पे मेरे भाई की बेटी है, उतनी सी आई थी, वो कब 1 डेढ़ साल की हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं उससे भी नहीं मिलती थी, मैं अब उससे इतने टच हुई हूँ, इतनी बड़ी-बड़ी, मैं घर पे कोई फंक्शन नहीं अटेंड करती थी, मेरे घर में फंक्शन नहीं अटेंड करती थी। रात को आती थी, खाती थी और सोती थी। अगर सर्दी हो रही है,
तो मेरे को टाइम बचाना है, सुबह 5 बजे उठना है, बाल वॉश करने हैं, तो दूसरे दिन बाल वॉश करके मतलब इतनी तरीके से सोच-सोच के पढ़ा। और मैं पढ़ती भी ऐसे नहीं थी कि सिर्फ़ किताबों से पढ़ रही हूँ। मैं अगर वॉक कर रही हूँ, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, कोई सेक्शंस बोल रही हूँ। इतना डेडिकेशन से साथ पढ़ा 1-1 था, मिनट का आपने यूज़ किया यूज़ किया। और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तब दुःख हुआ। बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक चीज़ नोट की है उसमें, सबसे बड़ी बड़ी बात तो एक तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा चाह लिया। दूसरा ये कि मैंने नींद भी बहुत कम ली थी। कहीं न कहीं मेरे को ना नींद नहीं आती थी। मेरे को ना वो एंग्ज़ायटी होने लग गई थी कि मेरे को पढ़ना है। बहुत बड़ा एक दिन का टारगेट बनाती थी। एक दिन का अलग टारगेट होता था। रात को बनाती थी कि मुझे इतना तो कवर करना ही है एनी हाउ। और सबसे बड़ी बात, लोगों से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता मेरे पास कौन बैठा है। मेरे लाइब्रेरी में मुझे नहीं पता कौन बैठा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं था। फ़ोन चलाती नहीं थी। तो ये सब चीज़ें है ना, कहीं न कहीं नेगेटिव भी होती है। कहते हैं कि हमें सब छोड़ के पढ़ना चाहिए, बट थोड़ा-थोड़ा लोगों से रखना भी चाहिए। घरवालों से भी मैं बात नहीं करती थी। मेरे घर से टिफ़िन आता था लाइब्रेरी में, वही खाती थी, रात को घर जाती, सोती, सुबह उठती, वापस वही दिनचर्या। ये दिनचर्या मैंने बहुत सालों से जिया है। अभी तक, अब जाके थोड़ा-सा सुख के दिन आए हैं। चूँकि जेलओ आपको बनना नहीं था, तो जेलओ के समय आपको बिल्कुल ही दुःख नहीं हुआ। बिल्कुल दुःख तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। हुँ, एक्चुअली मेरा जब इंटरव्यू कॉल हुआ तो मुझे ना जेलों में मतलब फ़ील हो गया था कि शायद हो जाएगा। क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे प्री हुँ। में, तो मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा। और इंटरव्यू भी नो डाउट काफ़ी अच्छा हुआ था। मुझसे जितने क्वेश्चन पूछे इसमें से 1-2 मैंने सॉरी बोला, बाकी मैंने सारे आंसर दिए थे। बट पता नहीं क्यों नहीं मार्क्स दिए उन्होंने, मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं पता। बट मुझे मार्क्स देख के दुःख हुआ। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस दिन तो चलो मैं रोई। उसके दूसरे दिन वापस आरजेएस, मैंने कहा मेरे को जेलो बनना ही नहीं था, मैं तो आरजेएस ही बनना है, बड़ा करना है कुछ। बट जब मार्क्स आए ना, जब मार्क्स आते हैं थोड़े दिन बाद में शो हुआ, मैंने कहा मेरे इतने अच्छे मार्क्स मेरे को इन्होंने दिए नहीं। उस दिन मुझे बहुत दुःख हुआ। मैंने मम्मा को और मैंने बोला, मेरे पूरे घर में दुःख हुआ। मैंने कहा देखा मेरी किस्मत इस खराब है, मेरी मेहनत खराब नहीं है। ये वहाँ हर्ट करता है आपको, और कुछ नहीं। अच्छा, आपने कहा मैं सोती नहीं थी, नींद बहुत कम लेती थी। जी। कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर घंटे तो बस आप सोच सकते हो कि मैं सिर्फ़ सोई नहीं हूँ, जैसे 5-6 घंटे ही सोती थी, बाकी पूरे-पूरे दिन पढ़ती रहती थी। इसके अलावा कुछ नहीं करना? कुछ नहीं, सिर्फ़ खाती-पीती, पढ़ती, ये हाँ। दिनचर्या। इवन आप मेरे किसी से भी पूछ सकते हो, मैं खाते हुए भी कुछ देख रही होती थी यूट्यूब पे, कोई करंट अफ़ेयर्स या कुछ करंट न्यूज़, वो बोलते थे थोड़ा तो रेस्ट दो, इतना मतलब ऐसा होने लग गया था। 2018 से 2024 बहुत लंबी जर्नी है। इसके अलावा आप बीच में भी कई बार डिमोटिवेट हुई होंगी, जी। तो अपने आप को फिर मोटिवेट कैसे किया? सर देखो, डिमोटिवेट की बातें तो बहुत बार होता है, क्योंकि एक तो हमारी एज भी हो जाती है और मैं लड़की हूँ, तो शादी वाला फैक्टर भी रहता है। दूसरी मैं ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ जहाँ बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो वहाँ कहीं न कहीं मुझे बहुत मोटिवेशन होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि लोग मुझे बोलते थे कि अब सारे जो भी किताबें वगैरह ठंडे बिस्तर में डाल दे, ऐसी कहावतें और बोलते थे। हुँ। किसी की शादी में जाती थी तो मुझे बहुत दुःख होता था, बहुत रोना भी आता था, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती थी। कहीं नहीं जाती थी, कभी से जैसे मेरे रियल मामा की बेटी की शादी हो रही है, तो वहाँ गई हूँ, बाकी बिल्कुल नहीं जाती थी। मेरे को और लोग बोलते थे मेरे में बहुत घमंड है ताकि मैं पढ़ती रहती हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप लोग मेरे को ऐसा टॉर्चर कर रहे हो एक तरह से मेंटली, तो इसलिए मैं सबसे दूर रहती थी और पढ़ती रहती थी अपने। और डिमोटिवेट होती थी तो कुछ मूवी देखती थी। कुछ भी मूवी का ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग देख रही हूँ, लाइक जो मोटिवेट हो। कुछ भी देखती थी, उससे मैं एकदम से ना जोश आ जाता, वापस पढ़ने लग जाते थे। और एक मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। फिज़िकल एक्टिविटी भी करते हैं, रहनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी आपने मेडिटेशन किया? 1 हुँ। डेढ़ साल से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जब से वो मेरा नहीं हुआ था, उसके बाद मुझे जैसे मैंने डॉक्टर से भी एडवाइस ली थी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग गई थी। अच्छा। क्योंकि फिर एक बार नहीं होता ना, तो और एकदम से क्योंकि सपोर्ट नहीं था। घर पे सपोर्ट नहीं अच्छा, होता ये ना। बातें भी सुनने को मिली होगी कि आपसे छोटी बहन की शादी हो गई, अब तुम भी शादी कर लो। ये ऐसे तो बहुत मिलता था सर। मेरा हाँ, भाई मुझसे छोटा है, हाँ। उसकी भी शादी हो गई है, उसकी भी बेबी है। तो ये तो बहुत मिलता था, बट मेरी मम्मी और इनका सपोर्ट बहुत था मेरे को कि उससे भी बच्चा डिप्रेशन में जाता है। बहुत डिप्रेशन हो जाता है। और आप बड़े हो गए, आप कुछ कमा नहीं रहे हो, फिर ऐसे ही रिश्ता आ रहा है, अब बोल रहे हैं कि तू इसी से कर। मतलब कुछ भी, कि कोई भी रिश्ता आ गया उसी से कर, वो एक
रोना आता था, मतलब मैं कहती थी कहाँ फँस रही हूँ? ये करके डिप्रेशन होता है, और सबसे ज़्यादा मुझे तो डिप्रेशन था कि इतना पढ़ रही हूँ, इतना पढ़ रही हूँ, होगा या नहीं होगा? रिश्ते आने शुरू हो गए थे आपके? रिश्ते तो कब से ही आते थे, तो मना कौन करता था? मैं ही करती थी। या घर में मम्मी कहती थी? मम्मा तो काफ़ी बार बोलती थी देख ले अच्छा है, वो भी हार मान लेते हैं ना, तो वो बोलती थी देख ले अच्छा है, मैं एज बोलती हो थी गई अब, क्योंकि उनका ये था कि नहीं हुआ ना तो नहीं आएँगे रिश्ते। फिर एज बड़ी हो जाएगी। क्योंकि हाँ, वो यही उनका मानना भी था। मम्मा की गलती नहीं है, उनका सोचना सही है। माताजी पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मेरी माताजी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, बट यूँ नॉलेज है। हुँ। अनपढ़ नहीं बोल सकते उनको। आप कितने भाई-बहन हो? हम 2 भाई-बहन। छोटा भाई क्या करता है आपका? सर उसकी मेरे पापा की जगह जॉब है। अच्छा, वो अनुकंपा नियुक्ति जो जी। मिलती है। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया, हुँ। उस दिन माताजी के क्या रिएक्शन थे? सर उस दिन ये हुआ कि मैं खुद, मुझे नहीं पता था रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि संडे को नहीं आएगा, मंडे को ही आएगा। सोमवार को आएगा। हुँ। और मेरे को उस दिन, जिस दिन आने वाला था ना, सैटरडे को, उस दिन मेरे को नींद नहीं आई। तो मैं उस दिन सो गई, संडे को उठी तो मैसेज पे मैसेज आ रखे थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा नंबर आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे घर पे ना मेरी मम्मी थी, ना मेरा भाई था, मेरी भाभी थी, और वो भी नहाने ही गए थे, और मैं भाग के गई, अरे मैं जज बन गई। तो वो इतने खुश हो गए। फिर मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मम्मा मैं नाना के घर गई थी, मैंने बोला कि मम्मा मेरा जज बन गई। वो तो रोने ही लग गई, वो फाइनली खुशी होती है ना। फिर मेरे भाई को बोला, वो भी रोने लग गया, भाग के आया। तो मैंने कहा कि चलो कुछ तो हुआ है, फाइनली मेरी मेहनत काम आई। फिर सारे रिश्तेदारों के मुँह चुप हो गए। रिश्तेदार तो आप किसी के नहीं हो सकते, वो बोलती भी बंद हो गई, और अब तो ऐसे बोलते हो, वाह बेटा, आखिर तूने बड़ाई की है, वाह बेटा। हमें तो पहले ही पता था कि कुछ करेगी। हाँ, मतलब प्राउडली अब मेरा नाम ले लेके बोलते। मैंने कहा मेरे को इन्वॉल्व मत कर। अब लोग मुझे गिनते भी नहीं थे। हाँ, मुझे वो घर में गिनते भी नहीं थे कि मैं मेंबर हूँ, मुझे पागल ही समझते थे। अच्छा। ये बात है, और हुँ, आज तुम लोग मुझे गिनने लगे हो, वो वाली हुँ। सिचुएशन है। तो कैसे आदमी का जीवन 1 मिनट में चेंज हो जाता है? ये आपने फ़ील किया है। जी। और सर एक चीज़ है कि लोगों को नहीं समझ में आता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। लोगों को लगता है कि ईज़ी है या टफ़ है, जो भी उनकी सोच है। बट मेरा ये मानना है कि लोग, अगर किसी को पढ़ना है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, डज़न्ट मैटर। बस लोग हर लोगों को सुनाते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो। हमको इनका ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ़ पढ़ने पे फ़ोकस करना है। और मेरी एक अच्छी ख़ासियत है कि मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे बहुत बोला, और एक ये भी है कि इतना सपोर्ट नहीं था, ठीक है, मम्मा मेरी सपोर्टिव थी, बस इतना तक, दूर तक। बट एक वो होता है ना, फेल हो गई, तो अब पीछे से थपथपाने वाला हो, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम, ऐसा कोई नहीं था। तो वो छत पे जाके रोना, रात-रात रोना, वो मैंने अकेले फेस किया। टारगेट पर पूरा फ़ोकस था। हुँ। ये चीज़ तो मैं खुद भी बोलती हूँ, ये चीज़ प्राउडली फ़ील भी करती हूँ कि मैंने अगर किसी को, मतलब मैंने आरजेस ही बनना है, मेरे को आरजेस ही बनना है, तो मैंने उस पे ही फ़ोकस किया। मुझे बोलते थे, "क्यों आरजेस बनना है? आई आई ये आरएस कर ले, कोई भी पुलिस वाली एग्ज़ाम दे दे, पटवारी-वटवारी दे दे।" मैंने बोला, "मुझे नहीं जाना भाई, दोनों ट्रेन अलग-अलग है, दिशा ही अलग है, मेरे को क्यों जाना? मेरे को आरजेस ही बनना है, और सिर्फ़ आरजेस ही बनना है। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट में जाना है, नहीं, सिर्फ़ आरजेस।" आपकी कोई सहेली नहीं थी जिनके साथ आप बातें शेयर कर सकें? सर ऐसा कोई नहीं थी। सब एक समय में आपके दुःख में कोई साथ नहीं होता, सब छोड़ के चले गए थे। अब तो खूब सारे होंगे? अब खूब है, पर मैं भी अब, मैं फिर अच्छी हूँ थोड़ी-सी, मैं सबसे बात करती हूँ, बट अब वो वाली बात नहीं रही। आपने फीलिंग्स नहीं आती अब। स्ट्रगल में कोई ऐसा साथ होता है ना, वो अलग होता है। ठीक है, मेरी मम्मी ने भी, बाद में मेरी एंगेजमेंट हुई थी, तो मेरे जो फियांसी थे वो मेरे साथ थे, और उन्होंने मुझे बहुत बोला कि गिव अप मत करना, हो जाएगा। बहुत, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, मतलब मेंटली सपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसकी ज़रूरी होती है, नीड होती है, कोई तो हो, कि आप फेल हो गए हो, चाहे पास हो गए हो। और वो ही एक पर्सन थे जिन्होंने मुझे लास्ट में बोला था, मेरे तो मेंस में भी ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, फिर उन्होंने बोला कि दो तो सही, नहीं होगा तो नहीं होगा, बट ट्राई तो करो, पर हो गया। वो क्या करते हैं? सर वो आईटी सेक्टर में। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जी। अच्छा, इंटरव्यू के लिए तैयारी कहाँ से की आपने? सर इंटरव्यू के लिए तैयारी तो मैंने बेसिकली किसी से नहीं की थी, बस मॉक्स दिए थे। और हाँ, 1-2 जैसे इंटरव्यू के लिए क्लासेस चली थी ना, वो ज़रूर देखती थी। ग्रुप बना आपका कोई? इंटरव्यू ग्रुप, हाँ, हाँ। उसकी मदद मिली? हाँ, थोड़ा बहुत मिली थी, पर यही होता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है मॉक।
हालाँकि मॉक से रिलेटेड कुछ नहीं आता, बट ये होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस डेवलप कर यस। देता है। बोर्ड किसका था आपका? सर मुझे याद नहीं है, सॉरी क्योंकि मुझे उनके नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी से पूछा नहीं था, बस उनके सामने प्रेज़ेंट हुई थी। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? सर 15-20 मिनट। कैसा गया? बहुत अच्छा। सॉरी बोला आपने? हाँ, 2 बार। नए केस नहीं आ रहे थे मुझे कुछ, बाकी तो बोल दिया था। और सबसे इंटरव्यू बोर्ड की सबसे अच्छी ख़ासियत ये थी कि वो आपको बता भी रहे थे आंसर। मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है रियल। अच्छा। उन्होंने मुझसे कुछ एक क्वेश्चन पूछा था 311 से रिलेटेड, अ, सीआरपीसी से, तो वो मुझे नहीं आया। उन्होंने मुझे बोला अगर अपील भी नहीं हो, रिवीजन भी नहीं हो, कोई आवेदन डाला है वो भी नहीं हो, आप क्या करोगे? मेरे को नहीं आया, मैंने बोला सर सॉरी, तो उन्होंने मुझे आंसर भी बताया जैसे आप 482 में जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, सिलेबस के बाहर सवाल पूछे उन्होंने कुछ? मुझसे तो नहीं पूछा, सिचुएशनल? कुछ नहीं। हाँ, बस ये पूछा कि अगर आप मजिस्ट्रेट बन जाती हो, और मुझे ये भी बोला था आप ज़रूर बनोगी, भगवान ने चाहा तो, हुँ। ऐसा बोला था। अच्छा। फिर मुझे बोला कि आपके सामने कंप्लेन आती है तो फिर आप क्या-क्या करोगे? तो मैंने सीआरपी से रिलेटेड जो भी थे सेक्शंस से रिलेटेड बता दिए कि अगर ग्राउंड बनता होगा तो ले लूँगी कॉग्निजेंस, नहीं तो ये ऐसे करके उन्होंने बता दिया। उन्होंने बोला हाँ, सही है। और रिव्यू, अपील, रिवीज़न यही चीज़ पूछी थी, और एविडेंस से यही अ, कन्फेशन वगैरह। मतलब बेसिकली मेरा सीआरपीसी और सीपीसी, इससे बाहर कुछ नहीं था। बस एक केस पूछा था, वो अच्छा लगा उनको, फिर मेरे से जज का नाम पूछा, वो ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरे को वेरी गुड बोला। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से हो आप? तो मैंने बोला सर यहाँ जोधपुर से ही। फिर बोले ब्लू सिटी या सन सिटी? मैंने कहा सर बोथ। तो वो हँसने लग गए। अच्छा, उस दिन आपने फ़ील कर लिया कि नहीं अब तो मैं इस बार तो जज बन ही जाऊँगी। हाँ, ये आ गई थी फ़ीलिंग? फीलिंग तो आ गई थी, बट एक दर्द तो फिर भी रहता है। हुँ। जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आता ना, वो सिचुएशन तो मतलब वो तो वही बच्चा ज़ाहिर कर सकता है जिन्होंने सबने फेस किया है, मतलब ना भूख लग रही है ना प्यास वाली, कहीं मन नहीं लग रहा है। और जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था ना उस दिन तो, पर ये था कि अच्छा हुआ मुझे तो उस दिन पता नहीं चला क्या रिज़ल्ट आएगा। जो संडे था उस दिन तो यूँ लगा भई आज छुट्टी है, तो सोमवार को ही हाँ, आएगा। सैटरडे तक तो हम सब वेट कर रहे थे, जैसे उस दिन ग्रुप। तो नींद नहीं आई होगी? उस दिन तो नहीं आई। हाँ। और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन भी नहीं आई। मैं तो बार-बार मम्मा से पिंच करा रही हूँ, एक बार करो तो सही कि सच में जज बन गई क्या? बोले नहीं, नहीं बन गई है। हाँ, ऐसा हाँ। यकीन नहीं होता ना, आप मतलब रोज़ रात को मैं सोती ना, मैं सोचती कि सेम वही लाइफ़, वही सुबह उठना है, वही पढ़ना है, यही करना है। पर उस दिन कुछ नया था कि आज मेरी लाइफ़ चेंज हुई है, आज मैं कायनात से आरजेस कायनात बन गई हूँ। वो हुँ। वाली एक आज मुझे कोई ताना नहीं मिल रहा है, ताना आज नहीं। मेरे पास बधाइयाँ आ रही हाँ, है। इतनी बधाइयाँ, मतलब दूर-दूर से चल के रिश्तेदार आ रहे हैं। हुँ। घर पे मिठाई-मिठाई, पूरे फ्रिज मिठाई से भर गया, मालाओं से भर गया। घर पे दिवाली आई थी, so पूरी दिवाली में हमने हमारी घर बालकनी वाला वो सजा दी है मालाएँ। मैंने कहा इतनी मालाएँ आ रही है, दूर-दूर से लोग आ रहे हैं, जिसको मैं पर्सनली नहीं जानती। ये वो है, उनकी बेटा-बेटी है, ऐसे करके मम्मा बोलती है। मैंने कहा यही है, सबसे बात कर। अभी भी अब तो हम फिर भी भूल चुके हैं कि हम जज बने, काफ़ी टाइम हो गया है। हुँ। अभी कल ही मैं बोल रही थी मम्मी को कि कितने दिन हो गए जज बने हुए, मेरे को कुछ फ़ील ही नहीं आ रहा है। अच्छा, उस दिन तो फिर मम्मी ने कहा नहीं, किया तो बड़ा ही है कुछ। मेरी मम्मा मेरे को वैसे बहुत समझाती थी। मैं जब बोलती थी ना, मम्मा मेरे को बोलती थी, देखो ज़रूर मिलेगा, लेट से मिलेगा पर मिलेगा ज़रूर, सब मिलेगा। क्योंकि वो ही एक ऐसी थी ना जिन्होंने मुझे बहुत करीब से देखा है। जब मेरी बैक दर्द हो रही होती है, पूरे-पूरे दिन पढ़ते हो तो बैक दर्द होएगी, और मेरी आदत है लिख के पढ़ने की। जितना लिखती थी मैं लिख के रहती थी। मसाज भी वही करती थी, तो उनको ही पता है कि इसने बहुत पढ़ाई की है। मैं उनको बताती, आपको पता आज ऐसा केस आया है कोई, अच्छा, आपको। उनके साथ शेयर करते थे आप? हुँ। और मैं किसी से भी मैं बोलती थी मैं आपको सेक्शंस बता रही हूँ, आप मुझसे पूछो। मैंने मेरे घर में सबको बना दिया था, बोले मैं पागल हूँ आप भी बन जाओ। उन्हों आपके जितने ही उन्होंने और पढ़ा है। हुँ। हाँ, उनको मोस्टली ऐसे मैं बताती रहती थी, आज ये हो गया। मैं केस पढ़ती रहती थी नए-नए, हुँ। तो उनको स्टोरीज़ बताती थी। अच्छा, मम्मी ने ये नहीं कहा कि अब तो मैं दे लूँ तो मैं बन जाऊँ जज, इतना पढ़ा दिया है। नहीं, नहीं, मम्मी तो अभी भी बोलती है सबको कि बहुत भारी पढ़ाई थी इसकी। हुँ। काफ़ी भारी पढ़ाई है, इसलिए इसको टाइम लगा पर बन गई। अच्छा, टाइम भी वैसे कहाँ, सेकंड अटेम्प्ट था, लोगों के 4-4 अटेम्प्ट में नहीं होते। बस वो बात सही है, पर मेरे को गाइडेंस स्टार्टिंग से मिलती ना अगर, तो शायद मैं भी फर्स्ट टाइम में निकाल सकती। शायद बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते, बट इसलिए क्योंकि मेरे को गाइडेंस नहीं थी।
गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये मैं 17-18 में समझी। 17 में पापा के गुज़रने के बाद मैंने सोचा अब तो करना ही है, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस लिया था। जब वो अ, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, वो उसमें चले गए थे कोमा में, तब मैंने उनसे प्रॉमिस लिया था कि पापा मैं पक्का बनूँगी जज। तब उनकी आँखों में आँसू भी था, पर वो उठ नहीं सकते थे। अब मुझे बनना तो था ही, एनी हाउ। अब गिव अप भी नहीं कर सकती, बहुत टफ भी लग रहा था क्योंकि कुछ आता नहीं था, और बैरेक्स फिर मेरे को पता चला उनको पहले तो रटो। पहले तो मैंने रटा, रट्टाफिकेशन में मैं अच्छी थी। फिर सेकंड मैंने कहा रटने से कुछ नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा। फिर समझने लगी। बैरेक्ट मतलब कानून इतना अच्छा है ना, एक-एक पॉइंट में बदलाव आ रहा है। एक-एक पॉइंट में हम 1000 बार पढ़ेंगे ना, 1000 बार नई चीज़ मिलती है। तो मैंने कहा इतना ईज़ी भी नहीं है, लोग सोचते हैं ना इतना ईज़ी है, इतना ईज़ी, आप पढ़ो पता चलेगा। जैसे माइनर एक्ट, अगर वो इन्होंने क्लियर कुछ चीज़ 2 लिखी है ना, तो वो आपसे तीसरी चीज़ पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछने वाले। ये चीज़ है। इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ये लोग बोलते हैं ना हमको थोड़ा-सा घूमना चाहिए, पार्टीज़ करनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए, नहीं हो पाता सर। क्योंकि अगर आप सच में आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो आप एक साथ 2-3 काम नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही होगा। हमारा कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है, और कॉम्पिटिशन के साथ-साथ एग्ज़ाम भी बहुत टफ है, ईज़ी नहीं है। अच्छा, आप कोर्ट गई हैं कभी? हाँ, कोर्ट गई हूँ ना। पहली बार डाइस कब देखी आपने? अ, प्रैक्टिकली? फ़िल्मों में देखी होगी? हाँ, सर मैंने एलएलबी के दौरान ही। अच्छा, वो भ्रमण के लिए लेके गए हाँ, होंगे कॉलेज वाले, तब देखा हुँ। होगा। पहली बार आप जज से कब मिले? सर जब मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था ना, मुझे उन जज का नाम नहीं था, वो सेशन जज थे। मैं वहाँ बैठी थी। मेरा कोई फ्रेंड था, मैं डीमोटिवेट हो गई थी, तो मेरे को बोला आप चलो, देखोगी तो मोटिवेशन आएगा। तो मैं कोर्ट चलो। जी, हुँ। तो मैं कहाँ, जोधपुरी? अपने कोर्ट में ही, हाई हुँ। कोर्ट है ना पुराना वाला, वहाँ गई, वहाँ बैठी। तो वो सर उनको लगा मैं एलएलबी स्टूडेंट हूँ। उस समय और भी पतली थी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच्ची जैसे लग रही थी। मैंने बोला नहीं सर मैंने अभी मेंस दिया था, मेरा नहीं हुआ। तो सर बोले नहीं हुआ, आपने मेंस दिया था? मैंने कहा हाँ। फिर मेरा नाम पूछा। फिर उन सर ने मुझे एक बात बोली, बेटा अगर जज बनना है ना तो वकालत में मत जाना। आप है ना अभी मेंस दिया ना, अगली बार हो जाएगा। आप पढ़ते रहो। उनकी वो बात मुझे अच्छी लगी। उन्होंने पहले मेरे को खुद को बोला कि ये शायद एलएलबी स्टूडेंट है, कोई मैम खड़ी थी, वकील थी। उनको बोला ये बच्ची है, इसको आप प्रैक्टिस-वैक्टिस करवाओ। फिर मैंने बोला नहीं सर मुझे जज बनना है। तो सर बोले कि नहीं तो फिर आप प्रैक्टिस में मत जाके आप थोड़ी तैयारी करो। उनका नाम याद है आपको? सर नाम मैं नहीं बता सकती, अगर ऐसा कभी होता है ना, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए, काफ़ी लोग बोलते हैं प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए अच्छा। इसलिए। नहीं, उसके बाद में आप बनने के बाद में मिले जज साहब से? नहीं, उन्होंने इवन मुझे ये भी बोला था कभी आप मुझे मिलना, मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या कमी करी। जैसे उन्होंने बताया कि मुझसे अच्छे से बात की थी, फिर मैं थोड़ा डरी थी, मेरे पहली बार किसी जज से बात हुई थी। मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा जज तो जज होते हैं। हुँ। तो वहाँ ये से मोटिवेशन भी मिला आपको। बहुत मोटिवेशन, तो मैंने एक चीज़ सोच ली कि अब मेरे को प्रैक्टिकल नहीं करना, मुझे यहीं जाना है, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस नहीं करके अपन को जज ही बनना है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर पहले तो नहीं थी। नहीं, अब आईडी बनाई कि नहीं बनाई आपने? बनाई अभी रिसेंटली बनाई है। हाँ। इंस्टाग्राम आईडी। बहुत पहले थी जब कॉलेज लाइफ में थी, उसके बाद मैंने हटा दिया था। काफ़ी टाइम हो गया आज मेरे को साथ, जब से मैंने ये स्टार्ट किया आरजेस तब से नहीं थी। अभी इंस्टा बनाया है, धीरे-धीरे चलाना सीख रही हूँ, मुझे ढंग से फ़ोन भी नहीं चलाना आ रहा था। सबसे हाँ, बिल्कुल हट जाना पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोट किया, अच्छा हुआ मैंने नहीं बनाया क्योंकि रील्स देखते रहते हैं लोग, डिस्ट्रैक्ट होता है। बहुत ज़्यादा। हुँ। इसलिए बेटर है इन सबसे दूर रह के पढ़ाई करनी चाहिए। और ये नहीं है कि मैं एक साथ पढ़ रही हूँ, मैं बीच में गैप भी लेती थी, पर मैं गैप लेती थी तो मैं पूरी कोशिश करती थी। इस बार तो मैंने बहुत अच्छे से नींद ली है। एग्ज़ाम से पहले भी मैं नींद लेके गई हूँ। ये नींद लेना, अच्छा खाना और एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी में कुछ भी करो, चाहे एक्सरसाइज़ करो, ये चीज़ें ज बहुत हेल्पफुल थी मेरे लिए। अच्छा, नया बच्चा है जिसको जज बनना है, हुँ। वो पढ़ाई कैसे करे? सर अगर कोई नया बच्चा है तो उसको अभी से ही जैसे पहले तो मेरे हिसाब से कोचिंग ले लेनी चाहिए अगर उसको कुछ ज्ञान नहीं है तो, चाहे ऑफ़लाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। और सेकंड ये डायरेक्ट पढ़ने स्टार्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहले सेक्शंस, हमें सेक्शन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, और उसके बाद धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, और बोलने की भी। जैसे मैंने इंटरव्यू के लिए तैयारी मैंने मिरर के सामने बैठ के तैयारी की है। अच्छा। हुँ। खुद आना, बैठना,
मतलब आँखें मिला के बात करना, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से ही करी है, क्योंकि मैं कहीं न कहीं इतना लोगों से बात नहीं करती थी ना, तो मेरे को ऐसा लगता था मैं बोल भी पाऊँगी या नहीं। क्योंकि लिखना आ गया, सब कुछ करना आ गया, पर एक बोलने में फ़र्क होता है, कहीं न कहीं हम लोग डर जाते हैं। और वो उस समय वो सिचुएशन ऐसी होती है, आप रुक ही जाते हो। जब आपके सामने जजेस बैठे होते हो, आपको नॉर्मल आपसे पूछा अपील, पर वो ऐसा ना आपको आंसर आ रहा होगा। अपील के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती है, बट वहाँ आप डर जाते हो कि आप कैसे बोलोगे। फिर बोल नहीं पाता। तो यही चीज़ें मैंने सीखी है कि जितना पूछा है ना, उससे एक वर्ड ज़्यादा मत पूछो। अगर उन्होंने पूछा अपील का सेक्शन बताओ, तो आप ये बता सकते हो सर कौन-सा सिविल वाला बताऊँ, क्रिमिनल वाला बताऊँ? जो भी है तो वो बता देंगे कि दोनों बता दो, चलो बता दिया। इससे ज़्यादा मत बताओ, डेफ़िनेशन भी बता रहे हो, वो नहीं मार्क्स देते और वो बोलते हैं कि आप में कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है। और हुँ। ये कि ये मैंने मेंस में भी सीखा, और मैंने इस बार ए टू जेड पेपर अटेंड किया, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, अच्छा, पूरा किया। पूरा की पूरा। हुँ। और समय बचा आपके पास? समय तो नहीं बच पाया था क्योंकि पेपर थोड़ा लेंथी था, बट ये है कि 5-5 मिनट पहले मैंने ज़रूर ख़त्म कर दिया अच्छे से, और मैंने एक बार देखा भी है। अच्छा, रीचेक किया आप? हुँ। रीचेक भी कर लिया। इतने अच्छे से पेपर दे के आई थी। तब मेरे को पक्का से बिलीव हो गया था कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। मेंस तो क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू का कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तैयारी की यदि मैं बात करूँ तो 6 साल लगे आपको, हाँ, जिसमें आपने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया। जी नहीं। कोई 1 आधे दिन का कहीं लिया होगा तो हाँ, अलग वो बात है। तो अलग बात है। आपने फंक्शन छोड़े, समाज छोड़ा, परिवार छोड़ा, सबकी बातें छोड़ी और आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे जज बनना है। जी। आपने अपनी लाइफ में 3 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, हुँ, 2 आरजेएस के दे दिए और एक एक जेलो। एक जेएलओ का। और तीसरे में आप सक्सेस हो गई और जज बन गई। जी। बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली आपने। अब और कहाँ जाना है आपको? क्या गोल है अब लाइफ का? सर मेरा गोल तो आरजेएस ही था, अब यहाँ से देखते हुँ। हैं डेस्टिनी जहाँ ले जाएगी। फिलहाल तो मेरा यही है कि मैं अगर आरजेएस बनी हूँ तो बहुत अच्छे से कार्य करूँ, उसके लिए मेरे को बहुत कुछ सीखना है, इसी पे मेरा अभी फ़ोकस है। अच्छा, जीवन का सबसे खुशी वाला दिन कौन-सा था? रिज़ल्ट वाला या इसके अलावा भी कोई और? वो रिज़ल्ट वाला, जिस दिन मेरा नाम उस रिज़ल्ट लिस्ट में आ गया ना, वो जो रैंक 96 आई थी फर्स्ट लिस्ट में, उसमें मेरा कायनात शेख, ये और ये मार्क्स, ये नंबर आया ना, वो वाला लेवल तो बहुत खुशी वाला, मतलब मैं रोज़, आपने एक चीज़ पूछी थी मोटिवेशन, उसके लिए मैं यही सोचती थी कि एक दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा, जिसमें मेरा नंबर आएगा, और वो खुशी उस दिन मिली। उस दिन 1 बजे के आस-पास मुझे पता चला और मेरी लाइफ़ चेंज हो गई। वो वाली खुशी तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की थी। ऐसे भी कोई फ़ोन आए जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी? अरे! इनका भी फ़ोन आ सकता है मेरे पास। हाँ, बहुत सारे लोग जो मुझसे लड़ के गए थे, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला था, उन सबके कॉल आए। ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसका जिसका कॉल नहीं आया मेरे पास। नहीं, ऐसे भी जिसका कोई सपना था कि अरे! ये कभी मेरे से बात करेगा क्या? इतने बड़े आदमी का मेरे पास फ़ोन आ सकता है क्या? ऐसे फ़ोन आए? सर ऐसे मेरे को तो पता नहीं था, बट एडीजे लेवल के, डीजे लेवल के ऐसे जजेस के ज़रूर आए थे जो हमारी कम्युनिटी से है, उनको पता चला मैं बनी हूँ। मैं तो उनको पर्सनली नहीं जानती, बट उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन बोला, मुझसे बहुत अच्छे से बात की, बोला बेटा बहुत बड़ी बात है, आप एक लड़की होके बने हो, मुस्लिम्स में बने हो, मोटिवेट करना लड़कियों को। ऐसे करके मुझे बहुत आए और बोला कोई भी प्रॉब्लम होगी आप बताना, हम आपको सिखाएँगे, ऐसे करके ऐसे खूब सारे फ़ोन आए। हुँ, जजेस लेवल के आए थे। हुँ। और मेरे भाई के ऑफ़िस से काफ़ी बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स हैं, जो वो उन्होंने भी बात की, कांग्रेचुलेशंस बोला, घर तक आए थे, कम्युनिटी वाले घर आए थे, पूरे अल्पसंख्यक वाले घर आ गए, मेरे को भी बुला के सम्मानित किया। ये लोग आए थे, बाकी ऐसे तो अच्छा, आपके परिवार में पहले से कोई जज है? एकमात्र मैं, आपके परिवार में लड़कियाँ कोई जॉब में हैं? कोई नहीं है सर। अच्छा, पहली लड़की आप हो। सबकी शादी हो गई, छोटी-छोटी एज में। 10th बहुत बड़ी बात है, 10th पढ़ी होगी, किसी ने 10th, 12th। तो आप अब उनके पेरेंट्स को या अपने परिवार वालों को समझाते हो कि बच्चियों को पढ़ाओ? सर मैं बहुत समझाती हूँ पर कोई नहीं समझता, अब किसी तो समझते होंगे? फिर भी नहीं समझते, यही तो बात है ना, मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकती मैं उनकी। मैं उतना समझाती हूँ, इवन ऐसे भी लोग थे जिनको मेरे पापा ने बोला कि मैं फीस दे दूँगा, इनको पढ़ाओ। वो फिर भी उनको नहीं पढ़ाया। उनका ये है कि क्या करेगी लड़की पढ़ के? इनकी शादी तो करनी है। मुझे लगता है अब तो आपको देख के मोटिवेट होंगे। तो भी वही तो बात है ना, तो भी नहीं होता है। यही तो समाज की और कुछ घर वालों की खूबियाँ है। उनकी मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि नहीं पढ़ना। मैं तो ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ़ लड़की, लड़कों को भी नहीं पढ़ना होता है। अच्छा, आपके परिवार में लड़के भी नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते, मैं और मेरा भाई एक एक्सेप्शन है, सच बता रही हूँ। अच्छा! हम दोनों पता नहीं मेरे पापा का बहुत था कि मैं पढ़ूँ, पर पापा के कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सेम मेरी जैसी सिचुएशन कि उनके फादर जल्दी डेथ हो गई, उसके बाद उनकी बहनें,
तो वो भी नहीं पढ़ पाए। तो उनका ये था कि मैं मेरे बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगा, भले ही मुझे कुछ भी करना हो, लोन लेके पढ़ाऊँगा। मेरी मम्मा ने अपने इयररिंग्स गिरवी रख के मेरी फ़ीस भरी है। अच्छा। तो इस लेवल की मेरे घरवालों ने मेरे को पढ़ाया है, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ? मतलब उनका सपना कैसे तोड़ सकती थी? वो सपना तो पूरा करना ही था और आपने किया। बस। आप तो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा हो और माताजी और पिताजी का तो मेरे पास शब्द नहीं है। माताजी, पिताजी मेरे बहुत मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को वो मिले। दूसरे कोई पेरेंट्स होते शायद दूसरे तो शायद इतना नहीं कर पाते, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जिस मैं कम्युनिटी में बिलॉन्ग कर रही हूँ, लिटरली कोई नहीं पढ़ रहा है। मेरे पापा ने बस यही बोला था कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाली बात थी। और जब मैं जज-जज बोलती थी और सबसे बड़ी बात मेरा रिज़ल्ट भी बोलता था ना, जब मैं पास होती थी, मेरा सिलेक्शन होता था या मतलब अच्छे नंबर से मेरे को स्कॉलरशिप भी मिलती थी कॉलेज में, तो उनको लगता था ये कर सकती है, वो वाली बात थी। बहुत कम पढ़ती थी मैं, बहुत चंचल टाइप की थी, अब मैं थोड़ी ऐसी पढ़ाकू टाइप हो गई हूँ, एकदम चंचल टाइप, स्पोर्ट्स में भी थी और अदर एक्टिविटी में भी थी। अपने कॉलेज में एकदम फेमस में थी, तब मुझे अवार्ड मिला था। अच्छा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, खासकर लड़कियों को, उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं उनको यही बोलूँगी कि आपको पढ़ाना चाहिए लड़कियों को, और सबसे बड़ी बात लड़कियों को ज़रूरी है पढ़ाना आज के ज़माने में, क्योंकि अगर वो काबिल होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो हर जगह वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है कि लड़कियों की शादी करके उनके साथ जैसे उनकी बेबी हो गया, उनको छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं, मेरे सामने ही वो की बातें हैं, और बहुत छोटी-छोटी लड़कियों की शादी हो रही है, अंडर 18 भी हो रही है। जैसे मुस्लिम्स लॉ में तो ये अलाउ है, क्योंकि ऐसा होता है ना 18 साल से पहले ही शादी कर रहे हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं, और फिर उन लड़कियों को ना पढ़ाई कराई जाती है, बस वो सिर्फ़ एक काम, घर का काम करने में बिज़ी रहती है। उनकी ज़िंदगी घर के काम में ही निकल जाती है, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। तो मेरा तो यही बोलना है पेरेंट्स को भी कि प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाओ, प्लीज़। जैसे मेरे पापा-मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया, फीस ना होते हुए भी लोन लेके पढ़ाया, मेरी मम्मा ने अपने कानों के उधार रख के पढ़ाए, तो प्लीज़ इनको भी पढ़ाना चाहिए। अगर मैं आज बनी हूँ ना, लोग मेरे को किस्मत नहीं बोल सकते हैं, मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स की बहुत मेहनत है और मेरी भी बहुत मेहनत है। किस्मत तभी साथ देती है जब सब मिलके कार्य कर रहे हो। हुँ। ना मेरे घर में ऐसा कोई बैकग्राउंड वाला है, ना हम लोग रिच है, मिडल क्लास है एकदम, और ना ही कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मेरे को सपोर्ट मिले। कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सब अपन को ही करना होता है। ये माहौल अपने आप को आस-पास बनाना पड़ता है इसके लिए, जी, अपने आप नहीं नहीं बनेगा। बनता। सब अपने आप को तो ही इसके करना लिए होता है। पेरेंट्स को थोड़ा सोचना है, बच्चों को भी सोचना है कि आपको पढ़ने के लिए विचार करना है। एक चीज़ है, लोग सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, ये हुँ, हमेशा मेंटालिटी बनी रहती है। जैसे कि सिटी साइड है हमारे जोधपुर में ही, उन लोगों को बोलते हैं कि लड़कियाँ जा रही है बाहर, लोग क्या बोलेंगे? लोगों की ये मतलब घरवालों की सोच है, छोरी बाहर कैसे जा रही है, लोग क्या बोलेंगे? ये चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा बिलीव रखना पड़ेगा। लोगों की ये भी सोच बन चुकी है, पेरेंट्स की भी, कि बच्चे बिगड़ जाएँगे। बिगड़ने वाला तो कहीं भी बिगड़ सकता है, आपको उन पे भरोसा रखना होगा। अगर आप भरोसा रखोगे तभी मिलेगा। अब मैं सच बता रही हूँ, मैं एक ही लड़की हूँ जो पूरे घर में, मेरा भाई भी कभी नहीं घूम रखा है, मैं बाहर भी पढ़ी हुई हूँ, मेरे को घूमना भी अलाउ किया है, कॉलेज के साथ भी भेजा है, चाहे पर्सनल भेजा हो। तो ये सब मुझे, और आज तक मैंने उनको कभी गलत साबित नहीं किया है कि मैं गलत हूँ। तो बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों पे। और ये पेरेंट्स को सुधारना पड़ेगा। बहुत सारे मैं और मुस्लिम में भी मैंने अभी देखे हैं, बहुत अच्छे पढ़े-लिखे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लेवल पे है, उनसे सीखना होगा उनको भी। लोग क्या कहेंगे, इसको सुनना बंद करना पड़ेगा हुँ, हुँ। और लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे। ये तो बात सच है, आप बनो या ना बनो, लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि कहीं न कहीं से उनको वो निकालना ही है। हुँ, अब मैं बन गई, तो उनको लगता है मेरे में बहुत घमंड आ गया, जबकि मैं अभी भी वैसी ही हूँ, और नहीं बनती, तो बोलते ये है, नहीं बनी है, हमें तो पहले ही पता था, नहीं बनेगी। टाइम खराब कर रही है। यही बात है। कुछ भी बोलते हैं, रिश्तेदार बन गए हैं। मैंने तो एक ही है, मेरे को तो लोगों की सुननी नहीं होती है। और खुद के सुनी मन नहीं कभी आपने। ना मैंने सुनते तो सुनी, शायद आप इस ओहदे तक पहुँचते नहीं। बिल्कुल इग्नोर किया। बस उनको इग्नोर करना ज़रूरी है। इग्नोर करोगे तभी आप सक्सेस होगे। आप एक समाज के लिए प्रेरणा है। आपने जो मेहनत करी है, जो आपने बन के जो दिखाया है, हुँ, हुँ। जिस ओहदे तक आप पहुँची हैं,
उससे दूसरी बच्चियां भी प्रेरणा लेगी। हुँ, आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।